समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हायर पेंशन स्कीम पर चर्चा करेंगे। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य निधि पेंशन और बीमा संबंधी लाभ प्रदान करना है। 20 या इससे अधिक कार्यरत कर्मचारियों वाले सभी संगठनों के लिए भविष्य निधि खाता रखना जरूरी है। इस योजना में कर्मचारी और उसके नियोक्ता हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का लगभग 12% होता है। संगठन अपने सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। ये सेवाएं सभी को आसान और सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं। संगठन द्वारा अपने सदस्यों को भविष्य निधि से संबंधित कई प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई भी जा रही हैं। ईपीएफओ हाल ही में हायर पेंशन या उच्च पेंशन से संबंधित एक सर्कुलर भी लेकर आया है। इस उच्च पेंशन योजना के हकदार कौन हैं, इसके लिए कर्मचारियों और नियोक्ता संगठन को इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या करना होगा, इन सभी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि अपर आयुक्त श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री अपराजिता जग्गी। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आपके मन में ईपीएफओ से संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 23717106 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन के DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। चंद्रमौली जी, आपसे शुरू करें। पेंशन को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, इसलिए सरकारें पेंशन की तमाम योजनाएं चलाती हैं और अब ईपीएफओ ने सभी योग्य सदस्यों को हायर पेंशन चुनने का एक विकल्प दिया है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ईपीएस जो है वो क्या है? ईपीएस एक हमारा ईपीएस 95, जिसको एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 हम कहते हैं जी। ये एक स्कीम है अंडर द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस एक्ट में एक स्कीम है जिसके तहत हम नियोक्ताओं को अगर 12% ऑफ जो उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें से एम्प्लॉयर का 8.33% डाइवर्ट करके ये स्कीम की रचना हुई है। इसमें तरह तरह के पेंशन इनके लाभ मिल सकते हैं। फॉर रिटायरमेंट पेंशन है, डेथ एंड डिसेबिलिटी पेंशन है, चिल्ड्रन पेंशन, ऑर्फन पेंशन और भी इस तरह के फायदे हैं। ये जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, सारे एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 एंड मोर एम्प्लॉइज है वहां पे लागू है और इसके आज के दिन तकरीबन 5 करोड़ हमारे 5.8 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अपराजिता जी, जो हायर पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया है, तो पेंशन और अंशधारक के विकल्प जो चुनना चाहते हैं उनके लिए कितने समय अभी दिया गया है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो विकल्प दिया गया है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दिया गया है जी। और चूंकि उसमें 4 माह का टाइम दिया गया था तो अभी हाल ही में इसे जो समय सीमा थी उसे बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया, ताकि हर सदस्य को जो ये ऑप्शन लेना चाहते हैं उन्हें 4 महीने का टाइम मिले फ्रॉम द डेट जिससे ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हुई है जी। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहें वो अगर पात्र हैं तो वो ऑनलाइन जाकर बहुत आसानी से अपना आवेदन 26 जमा कर सकते हैं। 26 जून इसकी अभी फिलहाल आखिरी तारीख है जी। बिहार छपरा से श्रवण सिंह का एक सवाल है, वो सुनते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो
हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार श्रवण जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहते हैं कि हमको पेंशन मिलता है और हमारा जीवन प्रमाण पत्र में फिगर नहीं आता है मैडम, इसके बारे में। और दूसरा बात ये जानना चाहते हैं कि 2 बच्चा नाबालिग है तो 1799 रुपये मिलता है, वो भी अब बालिग होने वाला है, तो हम कल को नहीं रहेंगे। हम तो पूरी तरह से दिव्यांग हैं, बिस्तर पे ही सब कुछ होता है। मेरी पत्नी के 1012 रुपये में क्या होगा? आजकल कौन बच्चे पूछने वाले हैं, इसमें कोई बढ़ोतरी इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है मैडम। देखिए, आपकी बात हम सबके संज्ञान में है और आपकी बात हम समझ भी पा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है कि कर्मचारी पेंशन योजना जो आप लोगों से कंट्रीब्यूशन आता है, जो आप लोगों अंशदान देते हैं, उस पर आधारित योजना है। इसमें सरकार 1.16% कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन जो फंड है, फंड में जितना पैसा उपलब्ध है उसी हिसाब से हम लाभ दे सकते हैं। और वो लाभ देते हुए हमें जो आज के लाभार्थी हैं उनके साथ साथ उन सभी जो अभी बताया गया था कि हमारे 5.5 करोड़ से कहीं ज्यादा इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं, वो और जो सब्सक्राइबर जॉब छोड़ चुके हैं लेकिन जो हकदार हैं कल को लाभ लेने के, हमें उन सबका लेखा जोखा रखना पड़ता है। आपको अभी जब तक आप हैं, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी रहे और आपका साया आपके परिवार पर बना रहे, तो आपको तो पेंशन मिलेगी ही। और जैसा आपने खुद ही कहा, आप नहीं होंगे तो जो भी आपकी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जो आपकी धर्मपत्नी हैं उनको फिर पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसकी जो मिनिमम है वो 1000 रुपीज है, इस वक्त 1000 रुपये है। तो इस प्रकार से जो भी हम कर सकते हैं, जो भी फंड सस्टेन कर सकता है, वो पेंशन लाभ दिया जा रहा है। जी चंद्रपाली जी, इस योजना का फायदा किन लोगों को होगा? क्या सभी कर्मचारी जो वहाँ ईपीएफ में काम कर रहे हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या कुछ एज लिमिट भी है? लवलीन जी, पेंशन स्कीम हमारा 58 इयर्स के बाद वो इसके लाभ के लिए पात्र हो जाते हैं। जो भी किसी भी संस्था में ज्वाइन करते हैं 10 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए होती है फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स। अगर ये नहीं होता है तो उनको विड्रॉल बेनिफिट्स दे दिया जाता है, यानी एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। जी, दिल्ली से धर्मवीर हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्कार लवलीन जी। नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। नमस्कार जी। दिल्ली सरकार की तरफ से 4-5 साल हो गए हैं, जो बुजुर्गों की पेंशन है वो नई पेंशन उन्होंने अभी चालू नहीं करी। बड़े परेशान होते हैं बुजुर्ग, हम देखते हैं। हमारे नजदीक में समाज कल्याण मंत्रालय, वहाँ भीड़ लगी जाती है और वहाँ ओपन है, वहाँ इतनी इस समय गर्मी है, वहाँ वो लोग आते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, इतनी परेशानी होती है, स्टाफ भी इनको नहीं डील कर पाता। और दूसरा, दिव्यांग की पेंशन भी इनके कई 2-2 महीने बाद मिलती है, विधवा पेंशन भी 2 महीने बाद इनको मिलती है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, हमें किससे शिकायत करें, हम ये सोचते हैं कहाँ किसके पास जाएं, किसको कहें कि इन सब लोग कभी आप यहाँ जी, ये वो एक जो आपका प्रश्न है वो अनफॉर्चुनेटली वो ईपीएफओ से संबंधित नहीं है जी। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ईपीएफओ पेंशन इस वक्त दे रहा है वो बिल्कुल तुरंत हम समय पे देते हैं, उसमें कोई विलंब नहीं होता है, उसमें कहीं कोई विलंब नहीं है जो ईपीएफओ दे रहा है। लेकिन अगर आपको कभी ईपीएफओ से कोई अगर शिकायत हो तो आप ईपीएफआईजीएमएस में रजिस्टर करा सकते हैं। जिस समस्या की आपने बात उठाई उसके विषय में हमें नहीं मालूम, और लेकिन एक सीपी ग्राम नाम की व्यवस्था है जिसमें आप लोग अपनी शिकायतें डाल सकते हैं और वो लोग फिर उसे संबंधित विभाग को भेज देते हैं। तो एक बार आप कृपया वो जरूर करके देखिए। जी, मुंबई से एक सवाल है, अरविंद भार्गव हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द फुल पेंशन? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, मिनिमम सर्विस है 10 इयर्स का, उसके बियॉन्ड आपके जितनी भी सर्विस हो वो फॉर्मूला पे लग जाती है और उसके बेसिस पे पेंशन का कैलकुलेशन होता है जी। और हम कहते हैं कि 35 साल का अगर सर्विस हो तो जो लिमिट है बेस्ड ऑन द वेज सीलिंग लिमिट, आपको उसका 50% मिलेगा जी। इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? अगर ईपीएस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी को ऑफलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था
कि ये हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी अनुपालना करते हुए हमने ये विकल्प जनता के लिए खोला है जी। अब इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी पूरी गणना रखें कि कितने लोगों ने विकल्प दिया, उस विकल्प पे क्या कार्यवाही की गई। इसीलिए और साथ ही साथ जैसे कई लोग हो सकते हैं उन्होंने 4 एम्प्लॉयर्स के पास काम किया हो, अब वो अपना कागज लेके 4 एम्प्लॉयर्स के पास जाए, उस कागज को साइन करवाए, फिर हमारे एक ऑफिस में आके जमा कराए, मतलब ये बहुत ही दुरूह और जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि हर जो आवेदन है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। उससे 2 फायदे हैं। एक तो किसी का भी आवेदन इधर उधर नहीं हो सकता, जो भी ऑनलाइन भरा एक बार भर दिया तो वो हमेशा के लिए हमारे रिकॉर्ड पे आ गया कि हाँ इस आदमी ने अपना आवेदन दिया था, चाहे दोनों में से किसी भी कैटेगरी के लिए दिया हो। दूसरी बात, उसको एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना, उसने बस अपना फॉर्म भर दिया। अब जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो अलग अलग नियोक्ता हैं उन सबके लॉगिन में वो अपने आप पहुंच रहा है, जहां से नियोक्ता कार्यवाही कर सकता है। तो ऑफलाइन नहीं दिया जा सकता, ये ऑनलाइन ही दिया जा सकता है। गाजियाबाद से संजीव माहेश्वरी हैं, उनका सवाल है, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट द कैलकुलेशन फॉर हायर पेंशन? इसमें माहेश्वरी जी को यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर क्वेश्चन है जी, इन द सेंस कि अभी जो है हम सारे आवेदनों से डिटेल्स लेके अभी उनका डिटेल्स कलेक्ट करके और कितना ड्यूज बनता है उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं जी। पेंशन की कैलकुलेशन फिलहाल वही है जो हमारे स्कीम में दी गई है जी। कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का जिसकी हम सारी बात कर रहे हैं वो विकल्प कितना लाभदायक है, अगर एक आम उसको हमें बताना हो कर्मचारी को, और कितना लगभग पेंशन उसको मिलेगा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज तो कोई भी चीज चाहे पेंशन हो या प्रोविडेंट फंड हो, ये हर व्यक्ति की अपनी निजी जरूरतों पर डिपेंड करेगा कि उसको ये विकल्प देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब सच यही है कि मेरे भी कई लोग जानकार हैं, वो मुझे फोन करते हैं या टेक्स्ट करते हैं और वो पूछते हैं हम लें या ना लें। तो मैं उन सभी से एक ही बात कहती हूं कि आपको अपनी पोजीशन देखनी है। देखिए, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और पेंशन में मूल अंतर क्या है कि प्रोविडेंट फंड में जो आपने पैसा जमा किया इकट्ठा होता रहा, वो आपको पता है। मान लीजिए 10 लाख है, आपको पता है ये 10 लाख है, आप जैसे ही रिटायर होंगे आपको मिल जाएगा। पेंशन में क्या है, आपको एक मुश्त नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे करके मिलेगा। अब जब धीरे धीरे करके मिलेगा तो एक तो पहली बात कितने टाइम मिलेगा ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी आयु कितनी रहती है। ईश्वर ना करे हम यहाँ किसी को बोलें कि भाई आप कर लो, वो 10 लाख जमा कराए और 2 महीने बाद कुछ हो जाए, उसका देहांत हो जाए, तो उसके घर वाले तो यहाँ आके हम सबसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कैसे कह दिया, पूरा पैसा हमारा तो 10 लाख होता, अभी तो 2 ही महीने की पेंशन मिली या 2 ही साल की पेंशन मिली। तो हर व्यक्ति को अपना देखना है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसे किस चीज के लिए पैसे की जरूरत है। अगर उसने मकान खरीदना है तो उसे लमसम चाहिए होगा, अगर उसे बुढ़ापे का देखना है तो उसके लिए पेंशन। तो ये व्यक्ति को अपने लिए खुद निर्धारित करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। भोपाल मध्य प्रदेश से पंकज का एक सवाल है। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार पंकज, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर हायर पेंशन स्कीम जैसी योजना को हम लोग ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या, अगर हम अप्लाई करने के लिए कुछ जैसे चीजों को आसान किया जा सकता है, जैसे ईपीएफओ के पास हमारा सारा डेटा है, अकाउंट, पासबुक वगैरह का, लेकिन हमें फिर भी वेबसाइट पर जाकर पासबुक की डिटेल्स भरनी होती हैं और चीजें डालनी होती हैं, तो इसको क्या और आसान किया जा सकता है जिससे कि थोड़ा अप्लाई करने में और इसको ऑप्ट करने में आसानी हो? पंकज जी, आप अभी अगर आप देखेंगे तो इस समय वो फॉर्म बहुत ही आसान है। जो आपने कहा कि हम आपसे डिटेल ले रहे हैं, जो हम पासबुक की आपने बात की, वो पासबुक हम आपसे 2 वजह से मांग रहे हैं। पहली बात, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि हायर पेंशन मतलब कि बिना कुछ दिए हुए उन्हें कोई बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। तो ये चीज सबके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हायर पेंशन का विकल्प है, ये लेने के लिए सबसे पहले आपको या तो प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर शेयर में पैसा पड़ा है, अगर वो आपने अभी तक टच नहीं किया, कोई एडवांस वगैरह नहीं लिया है, तभी वो पैसा वहां होगा, वो पैसा पेंशन फंड में चला जाएगा।
जितनी भी उसकी गणना होगी कि कितना जाना है उतना पैसा पेंशन फंड में आएगा, तभी आपको कल को हायर पेंशन मिलेगी। जी। दूसरी चीज ये कि जब हम आपके खाते से पैसा अपने खाते में पेंशन फंड में ले रहे हैं, प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में ले रहे हैं, तो भले ही हमारे पास खाते हों, उस पैसे पर हमारा हक नहीं है, ये आपका पैसा है, तो आपको ही हमें ये परमिशन देनी पड़ेगी कि देखिए ये मेरा पैसा है जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, और मेरे को पेंशन के लिए ये पैसा आप ले लीजिएगा, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको इसकी अनुमति देता हूं। अहमदाबाद से गोपीचंद है, इनका एक सवाल है, माई पीपीओ नंबर नॉट शोइंग व्हाइल अप्लाइंग आफ्टर लॉग इन डिपॉजिट गेटिंग पेंशन। इन्होंने वो भी किया है डिस्पाइट गेटिंग पेंशन। इसमें मेरा एक प्रश्न है, ये होगा कि क्या ये ईपीएफ की पेंशन की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये चेक कर लें, और अथवा वो हमारे ऑफिस में हेल्प डेस्क लगी हुई है, हर ऑफिस में हमने हायर पेंशन के लिए हेल्प डेस्क लगाया है। मैं निवेदन करूंगा इनसे कि ये वहां पे कांटेक्ट कर लें, ये क्लियर हो जाएगा। आमतौर पे सारे पेंशन पीपीओ नंबर्स हमारे कोई भी लॉग इन करके इस पे अप्लाई कर सकता है। आज तक मेरे ख्याल से अपराजित आप बताएं कितने एप्लीकेशन हमारे आ चुके हैं? जैसे सर ने कहा, एक वजह ये हो सकती है कि आपको जो लोग 1914 से पहले रिटायर हो चुके हैं जी, उनको पीपीओ नंबर भर के लॉगिन करना है। जिन लोगों का 1914 के बाद वाला केस है, जिसे हम ज्वाइंट ऑप्शन कहते हैं, टेक्निकली हमने इन दोनों कैटेगरी के अलग अलग रखे हैं। पहली वाली का नाम है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ज्वाइंट ऑप्शन, जिसमें वो लोग आते हैं जो 1914 से पहले रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उन लोगों को जब फॉर्म भरना होता है तो उनको पीपीओ नंबर भरना होता है, उसके हिसाब से ही अपना नाम वगैरह सब पीपीओ के हिसाब से भरना है जी। लेकिन जो 1914 के बाद वाले हैं उनको पीपीओ नंबर नहीं भरना होता, भले ही वो पेंशनर हों, उनको भरना होता है यूएन, और वो यूएन एक्टिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक यूएन वो ले लें, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उनको वो भरना है। तो हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि शायद ये यूएन नहीं भर रहे हैं, पीपीओ से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको ये परेशानी आ रही है। फिर भी जैसा सर ने कहा कि हर ऑफिस में हमने हेल्प डेस्क भी बना रखा है, और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए हमारी ईपीएफआईजीएमएस की बहुत अच्छी मतलब सुविधा है, जिसमें बहुत त्वरित गति से हम लोग उस चीज को लेते हैं, उस शिकायत को लेते हैं और उसका निपटान करते हैं। हेल्प डेस्क की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जिसपे अगर घर से पूछना हो? जी, हमारे ये अगर सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट में काफी सारे कॉल सेंटर हैं, हर जोन में अलग अलग कॉल सेंटर हैं, ताकि जो लोग लोकल भाषा में बात करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई तमिलनाडु में है तो वो वहां की लैंग्वेज में बात करना चाहेगा, तो इसलिए हमने सेंट्रल नहीं बनाया हुआ, हमने ये जोनल लेवल पे बना रखे हैं। जी जी। अभी आप बात कर रही थी कि ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही ये है, तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? और वैसे भी हम देखिए संयुक्त आवेदन करते समय की कैसी गलतियां हो सकती हैं जिनसे सावधानी हमें बरतनी चाहिए? देखिए, कोई भी फॉर्म आप भर रहे हो तो हमेशा बहुत ध्यान से भरना चाहिए। इसमें गलती जो हो गई है, अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय से गलती हो गई, फॉर्म भर गया और उसे एकदम से पता चल गया, अभी एम्प्लॉयर ने वो फॉर्म खोल के देखा नहीं, तो वो उसको डिलीट कर सकता है। उसको दिखता है एक बटन, जब वो अपने पोर्टल में जाएगा तो उसे दिखेगा कि आपने ये आवेदन जमा किया है जिसका ये नंबर है, और उसके बगल में एक डिलीट बटन है, तो वो डिलीट बटन दबा के उस एप्लीकेशन को खत्म कर सकता है और नई एप्लीकेशन भर सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तक एम्प्लॉयर ने उस पर काम ना किया हो। मान लीजिए उसने आवेदन दे दिया, तब उसे पता नहीं चला मैंने गलती की है, उसे 2 महीने बाद याद आया, तब तक एम्प्लॉयर उसे खोल चुका है, तो उन केस में भी सदस्यों को परेशानी ना हो, पेंशनर को कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए हमने बहुत अब निर्देश दे रखे हैं अपने सभी फील्ड ऑफिसेस को कि वो लोग इन सभी लोगों को पहले एक मौका देंगे, इनको एक चिट्ठी लिख के जाएगी कि भाई आपके फॉर्म में ये गलतियां हैं, आप ये आखिरी नियोक्ता के थ्रू जाएगी, आप इसको चाहे तो ठीक कर लें, तो पूरा मौका दिया जाएगा उसे ठीक करने का। अभी एक सवाल आया था, वो पूछ रहे हैं कि जो ईपीएस या पेंशन होगी उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, पेंशन स्कीम जैसा मैंने पहले कहा, ये एक फंड आधारित योजना है जी, तो
अब हमारे पास पैसा आ रहा है, साथ में हम कुछ लोगों को पैसा बांट रहे हैं। जिनका अभी आ रहा है उनको आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद हमने पैसा बांटना है। तो इसका जो आकलन किया जाता है वो वैल्यूअर द्वारा किया जाता है जी। जो केंद्रीय सरकार है वो प्रतिवर्ष वैल्यूअर अपॉइंट करती हैं। वो वैल्यूअर उस फंड का लेखा जोखा करते हैं और उसके हिसाब से जो फॉर्मूला है वो बदला भी जा सकता है जी। तो इसीलिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होगा। हम उनसे यही कहते हैं कि फॉर्मूला ये डिपेंड करता है कि किस दिन उनको पेंशन मिल रही है। जिसने आज से 20 साल बाद रिटायर होना है उसका फॉर्मूला हमें से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो जब आकलन होगा, लेखा जोखा होगा, उस हिसाब से बदलता रहेगा, उसी हिसाब से फॉर्मूला आएगा जी। और फिलहाल हम अभी जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए जो भी फॉर्मूला होगा वो जल्द से जल्द उसको हम बताएंगे अपने अगले सर्कुलर से। चंद्रमौली जी, अगर कोई ऐसा आवेदक है जिसने नौकरी के दौरान कई जगह काम किया है, वो अपनी संस्था बदलता जा रहा है, तो उसे किस बात का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले तो जब अप्लाई कर रहे हैं सारे जहां जहां संस्था में है उनका पूरा डिटेल इस फॉर्म में वो दे दें जी। ये फॉर्म ऐसा है कि ये फॉर्म जो है सारे उन एम्प्लॉयर्स के पास ऑटोमेटिकली जाएगी और उनसे वो डिटेल लेके, अगर उस व्यक्ति के पास अपना वेतन रिकॉर्ड नहीं है या अन्य दस्तावेज के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में क्या करेगा? इसमें आज की डेट में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो दे दें जी। बाकी उनके एम्प्लॉयर्स पे होंगे, हमारे रिकॉर्ड्स पे होंगे, इसको जांच करके। और आज की डेट में देयर इज नो डिनायल इन फिलिंग ऑफ द फॉर्म। एक अनिल ग्रोवर हैं, उनका व्हाट्सएप पे सवाल आया है। माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन 3.5 साल उन्होंने काम किया। पीएफ वॉज ट्रांसफर्ड टू माई प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ विच इज ट्रस्ट इन 2001. हाउ टू फाइंड आउट 22-digit member ID of previous organization as only present employee 22-digit member ID is available in portal? सबसे आसान तरीका इसका ये होगा, ये चूंकि पहले काम कर चुके हैं और मुझे प्रतीत होता है कि ये बहुत पुरानी केस है जब ट्रांसफर हुई होगी, इसीलिए इनके पास अवेलेबल नहीं होगा वो नंबर। सबसे आसान है कि हमारे जो सबसे नजदीकी ऑफिस है उनके हेल्प डेस्क में जाएं और उनको कांटेक्ट करें। दूसरा इनका विकल्प है कि हमारे ईपीएफ IGMS में ये अपना ग्रीवांस डाल दे, निश्चित एक टाइम फ्रेम में इनको ये रिप्लाई मिल जाएगी ढूंढ के हमारे रिकॉर्ड से। अभी हम यूएएन की बात कर रहे थे, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। सपोज जो कहीं काम कर रहे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको अपना यूएएन नंबर भी नहीं याद है, उसके लिए क्या कुछ विकल्प है या वो कैसे करेंगे? देखिए, उनके पास उनका नंबर होना चाहिए या कोई भी, अगर उनके पास अपना ये इतना तो याद होगा कि कौन सी कंपनी थी और मैंने किस पीरियड से किस पीरियड तक काम किया था जी। तो अगर उनके पास कोई भी डाटा है तो वो जो भी उनके पास का जो पीएफ ऑफिस है वहां की हेल्प डेस्क में अगर जाएंगे तो वहां अपना आइडेंटिफाई दिखा के कि हाँ ये यही आदमी है, क्योंकि अदरवाइज क्या है कोई और भी आके पूछ सकता है। तो इसलिए कोई अगर आइडेंटिटी दिखा देंगे तो हमारा ऑफिस उनकी हेल्प करेगा और उनको नंबर बता देगा जी जी। ईपीएफओ में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं चंद्रमौली जी, और इसमें कुछ सैलरी लिमिट है क्या? ईपीएफओ में जैसा कि आप पहले कहा गया था, ईपीएफओ में 20 एंड अबव वाले एस्टेब्लिशमेंट्स जी सारे कवर्ड होते हैं। सैलरी लिमिट एक वेज सीलिंग है कंट्रीब्यूशन के लिए जी, जो आज की डेट में 15,000 है। पहले वो 5,000 और 6,500 भी थी, बट दिस इज द लिमिट ऑन विच दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट। बियॉन्ड दैट विकल्प है कि उसके हायर देन दिस सैलरी पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीएफ में। और जो हायर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन थी वो 2014 के बाद इज नॉट अवेलेबल, इन द सेंस कि उसके बाद अगर आपका 15,000 से ऊपर के सैलरी में आप ज्वाइन करते हैं तो फिलहाल आप ईपीएस का मेंबरशिप उनको उपलब्ध नहीं है, दे सकते हैं। और अगर कोई इस विकल्प को चुनता है तो क्या वर्तमान में उसको जो सैलरी मिल रही है वो कुछ कम होगी, प्रोविडेंट फंड कुछ कम होगा? हाँ, जो ये विकल्प चुन रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, या तो अगर उसके प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर शेयर में पूरा पैसा मौजूद है, उसने कभी, क्योंकि कई लोग मकान बनाने के लिए 90% निकाल लेते हैं, तो जिसके वहां पे मौजूद है उसका डाइवर्ट हो जाएगा। जो भी पैसा है वो हम पेंशन फंड में ले लेंगे और उसकी कैलकुलेशन होगी बकायदा। हम दोबारा से सदस्य को लिख के बताएंगे कि भैया आपको हायर पेंशन लेने के लिए इतना पैसा जो है आपके पीएफ से या तो डाइवर्ट होगा या फिर अगर आपके पीएफ में पैसा नहीं है तो उसको जमा कराना पड़ेगा। तो वो हम उसको बताएंगे कि आपने इतना पैसा जमा कराना है जी जी। वो बकाया राशि फिर कैसे जमा कराएंगे? जो बकाया राशि जमा कराएंगे उसके लिए आपने देखा होगा हमने इस पे एक सर्कुलर इशू किया है अभी हाल ही में, तो वो
अगर ऑनलाइन सुविधा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आ जाती है, तब तो ऑनलाइन वो जमा करा देंगे अपने नियोक्ता के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू। और तब तक अगर वो जमा कराते हैं, हमारा जब डिमांड नोटिस, पहली बात मैं सभी से कहना चाहूंगी कि खुद कोई पैसा जमा ना कराएं, हमारे ऑफिस से एक डिमांड नोटिस जाएगा और जो भी हम पैसा लेंगे, जो चेक लेंगे, वो हमारे ऑफिस में जमा होगा, वो आरपीएफसी के नाम पे आएगा। उसको फिर हम उसमें बाकायदा उन्होंने पीछे क्या लिखना है ये हमारे सर्कुलर्स में लिखा हुआ है, वो अपनी एप्लीकेशन का नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ताकि चीज इधर उधर ना हो जाए। तो इसी तरीके से वो पैसा जमा कराएंगे, तो इसको वो बड़े ध्यान से करें। यानी अगर ईपीएफ से ईपीएस में ट्रांसफर होना चाहते तो राशि आपके तो राशि हम ट्रांसफर कर देंगे, बस वो हाँ बोल देंगे कि हाँ कर लीजिए। हम उन्हें बताएंगे जी, मान लीजिए 6 लाख बोलते हैं कि आपको जो आपने हायर पेंशन का आवेदन किया था, ये बेनिफिट लेने के लिए आपको 6 लाख हम आपके पीएफ से क्या पेंशन फंड में डाल दें। अगर वो हाँ कहेगा तो हम कर देंगे ट्रांसफर। अगर मान लीजिए उसके पीएफ में अभी नहीं है पैसा, वो पहले ही निकाल चुका है, तो हम उससे कहेंगे भाई आप ये जमा करा दीजिए, ये 6 लाख जमा करा दीजिए। जी। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहता है कि मुझे इससे फायदा क्या होगा, पहले मैं ईपीएफ में था, अब मैं ईपीएस में हुआ, तो हम उसे क्या समझाएंगे कि भाई तुम्हें ये फायदा होगा, ये पेंशन मिलेगी और ये नुकसान है। असमंजस की स्थिति भी बहुत लोगों में है। जी, असमंजस की स्थिति इसीलिए है क्योंकि कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। जी। तो आज अगर आप पैसा जमा करा रहे हैं, पीएफ से पेंशन में जा रहे हैं, पेंशन मिलनी है फ्यूचर में, तो हर किसी को यही लग रहा है कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी। लेकिन आपको ये चीज उस तरीके से देखनी चाहिए कि आपके लिए इस वक्त क्या आवश्यक है, आप क्या चाहते हैं। एक लमसम आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए किसी को जरूरत, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी को घर बनाना है, शादी करनी है बच्चों की, या कुछ और है, तो उनको लमसम की ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी सब चीजें सेटल हैं, तो वो लोग सोच सकते हैं कि भाई हम हर महीने छोटी सी पेंशन की जगह हमें एक बड़ा पैसा आए, तो अगर हमारी लंबी उम्र हुई तो लगातार कुछ ना कुछ आता रहेगा हर महीने, क्योंकि लमसम तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी ये गारंटी रहेगी कि जब तक वो हैं तब तक लगातार उनके पास पैसे कुछ ना कुछ आएंगे। जी। जैसे अभी हमने कहा, हमने ज्यादा पेंशन की काफी बात की और आप कह रहे हैं अभी कोई फॉर्मूला भी नहीं आया, तो बेसिक ये है कि लोगों को समझ में आए कि अगर उन्हें एकमुश्त पैसा चाहिए या उन्हें पेंशन चाहिए, दे हैव टू डिसाइड देमसेल्व्स। वही सबसे बड़ा डिसीजन है। वही सबसे बड़ा डिसीजन है कि वो क्या चाहते हैं। वो अपने ओल्ड एज में इनकम सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि लगातार हर मंथ इनकम आती रहे, या दे वांट सम लमसम। गाजियाबाद से कुलदीप कुमार हैं, उनका एक सवाल है, सुनते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैम, ये मैंने अभी हायर पेंशन का ऑप्शन अभी लिया है, तो मुझे इसमें क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने बताया कि हायर पेंशन से पहले जो 1.16% है जो कंट्रीब्यूशन था वो गवर्नमेंट देती थी ना जी। जो अगर हायर ऑप्शन लेते हैं पेंशन का, तो ये 1.16 अभी गवर्नमेंट देगी या 8.33 के अलावा ये मतलब एम्प्लॉय को देना पड़ेगा ना। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि जैसे अगर किसी ने ऑप्शन ले लिया है और उसका मन बदल गया है, तो उसको अगर डिलीट करना है, एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया है, तो क्या वो उसको डिलीट कर सकता है? मतलब अभी ना लेना चाहे तो पहले ऐसा कर सकता है? और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जरा एक बार इसको भी बताइएगा। समय बहुत कम है जी। जल्दी से। द फर्स्ट क्वेश्चन का था कि ये पूछना चाह रहे थे कि मैं 3 चीज पूछी इन्होंने। एक तो ये कि मैं क्या बाद में अपना ऑप्शन वापस ले सकता हूँ। वो मैंने अभी बताया था कि हम आपको एक और मौका देंगे, हम आपको बताएंगे कि इतना पैसा जमा कराना है या डाइवर्ट करना है, उस वक्त आप मना कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी थी 1.16% क्या सरकार नहीं देगी? नहीं, सरकार देगी। जो सरकार 1.16 देती है वो वेज सीमा तक देती है, जो इस वक्त 15,000 है। तो 15,000 की जो वेतन है उसके ऊपर 1.16 अभी भी सरकार ही देगी। लेकिन 15,000 से ऊपर, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि जिनकी भाई हायर पेंशन है वो ये चीज खुद अफोर्ड कर सकते हैं, उनके केस में 1.16% 15,000 से ऊपर वाली जो वेज है उस पे जो बनेगा वो एम्प्लॉयर शेयर से ही आएगा। आपने नहीं देना, वो एम्प्लॉयर शेयर से ही आएगा। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही केंद्रीय भविष्य निधि अपर आयुक्त श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
सुश्री अपराजिता जग्गी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने लोगों में जो भ्रम था, जो समस्याएं थी, उनका समाधान दिया। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।